हेलो गाइस। आज जैसे हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि मैं आप लोगों को एनडीए के लिए पढ़ाने वाली हूँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा नाम है सीपी सिन्हा। मैं आप लोगों के लिए एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आप लोगों को वहाँ पे दिखते रहेंगे। ठीक है, और आपके कंटिन्यूटी में आपकी क्लासेस पढ़ाई चलती रहेगी। चलिए तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे हम बढ़ते हैं आगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। अ फिजिकल चेंज इज वन दैट चेंजेस द शेप, साइज, फिजिकल स्टेट एंड अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस बट नॉट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी जो फिजिकल चेंज होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें बेसिकली साइज, शेप, इन सब में चेंजेस आता है। उसके फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ सकता है, मगर उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बलून का एग्जाम्पल लिया है ना। बलून में आप क्या करते हो, सिंपली हवा भर देते हो। जैसे ही बलून में आप हवा भरते हो तो होता क्या है, वहाँ पे बलून में हवा भर देने से बलून का साइज बढ़ जाता है, राइट। उसका शेप अलग हो जाता है, अलग अलग शेप के बलून्स आते हैं, शेप अलग हो गया। बट द मोमेंट आप उसमें से हवा निकाल देते हो, क्या होता है, बलून वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिजिकल चेंज है। उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उसका अपीयरेंस चेंज हो गया होगा बट कोई केमिकल कॉम्पोजिशन उसमें चेंज नहीं हुआ था। तो आपने जो जैसे उसको उसमें उस पर काम किया, उस पर एनर्जी दी, उसके ऊपर फोर्स लगाया, कुछ भी किया, जैसे एनर्जी और फोर्स हटाओगे वापस से वो रिवर्स होके पुराने शेप में आ जाएगा, या पुराने साइज में आ जाएगा, या पुराने फिजिकल स्टेट में, अपीयरेंस में आ जाएगा, है ना। इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। चलिए फटाफट से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फिजिकल चेंज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द चेंज इज टेम्प्रोरी एंड इज रिवर्सिबल। मतलब क्या हो गया, चेंज यहाँ पे कैसा है, टेम्प्रोरी है और रिवर्सिबल चेंज है। टेम्प्रोरी और रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने भी बलून की बात की, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज एक रबर बैंड का। अगर रबर बैंड को आपने खींच करके लंबा कर दिया, क्या हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, लंबा हो गया, शेप चेंज हो गया उसका, राइट। मगर जब तक आपने खींच रखा है उंगलियां फंसा के अपनी, तब तक तो वो लंबा है। द मोमेंट आप उसमें से अपनी उंगलियां निकाल देते हो, क्या होगा, वो वापस से छोटा हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, वो रिवर्स एक्शन हो गया वहाँ पे। जितना वो लंबा था, क्या चीज़ की वजह से था, एनर्जी लगाने की वजह से था। जैसे आपने वो एनर्जी हटाई, वो फोर्स हटाया, क्या हो गया, वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो उसको क्या कहेंगे, द चेंज जो भी किया था हमने वो टेम्प्रोरी चेंज थी। वो चेंज कुछ देर के लिए था, जैसे हमने वो एनर्जी या फोर्स हटाया, चेंज अपने आप उसका रिवर्स हो गया। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। भाई अब हमने दो एग्जाम्पल बात किया, बलून की बात की, रबर बैंड की बात की। अब आप खुद बताइए कि क्या बलून और रबर बैंड में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, नहीं, खाली उसका साइज और शेप चेंज हुआ था। जैसे ही आपने वो हटाया एनर्जी, वैसे ही क्या हो गया, साइज या शेप उसका ओरिजिनल इसमें आ गया। ना तो उसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया था, वो हमेशा सेम था। नो ऑल्टरेशन इन मास, उसमें मास में भी कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा। भाई आपने जब उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जो एनर्जी आप लगा रहे हो वो एनर्जी उसमें से निकल जा रही है, तो मास में चेंज ही नहीं आया उसके। भाई बलून को हवा भरा था आपने, हवा निकाल दिया तो वापस से तो इनिशियल मास और फाइनल मास तो उसका सेम ही रह गया ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। रबर बैंड के साथ भी वही था, जो भी उसका मास होगा, आपने एनर्जी लगाई थी, रबर बैंड लंबा हुआ था, जैसे एनर्जी हटाई रबर बैंड छोटा हो गया, तो इनिशियल मास और फाइनल मास में क्या हो गया, वो सेम हो गया, कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है। नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में अभी तो ये बात तो हम शुरू से बोलते ही आ रहे हैं कि जैसे आपने रबर बैंड को लंबा किया, फिर आपने उसके ऊपर एनर्जी लगाई, उतनी एनर्जी आपने हटा दिया, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो मतलब कि एनर्जी नलीफाई कर गई, जितना लगाया था उतना वापस रिलीज कर दिया उसने, है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फिजिकल चेंज रिलीज इज वंस रिवर्स्ड। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले मैं कुछ आपको और एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि आइस का एग्जाम्पल, बर्फ़ का एग्जाम्पल। आपको खूब अच्छे से पता है कि बर्फ़ को अगर आपने फ्रीज़र में से निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर पे छोड़ा, तो फ्रीज़र का टेम्परेचर इज़ मोर वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड,
है ना। तो क्या होगा, जैसे ही बर्फ बाहर के टेम्परेचर में आएगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, वो पिघलना चालू हो जाएगा, है ना। बर्फ पिघलने लग गया, पिघल करके वो पानी में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, एक फिजिकल स्टेट में चेंज आया। क्या चीज़ में चेंज आया, फिजिकल स्टेट में, उसके शेप और साइज में। भाई बर्फ़ के तो अलग अलग शेप साइज भी तो हो सकते हैं, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, ऐसे अलग अलग शेप साइज के बर्फ आइस होते हैं, है ना। अब उस बर्फ़ को अगर आपने बाहर निकाल करके छोड़ दिया तो क्या हो गया, उसका फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया। पहले सॉलिड में था, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब उस लिक्विड को, मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नंबर ऑफ टेम्परेचर लगा होगा ना। भाई रूम टेम्परेचर जो भी होगा 25 डिग्री 30 डिग्री जो भी टेम्परेचर होगा, गर्मी का मौसम आया तो आजकल तो भाई 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो भाई उस टेम्परेचर में अगर आपने आइस क्यूब को निकाल के बाहर रखा तो उस 40 डिग्री टेम्परेचर को लगा उसको, तो बर्फ़ पिघल के पानी हो गई, है ना। अब क्या हो गया, आपने क्या किया, वही बर्फ को वापस, वही पानी जो बना उस पानी को वापस से आपने फ्रीजर में डाल दिया, क्या हो जाएगा, वापस से वो फ्रीज होकर के बर्फ बन जाएगा। मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर अगर उसको लगा होगा बर्फ से पानी बनने में, वही 40 डिग्री टेम्परेचर उसने रिमूव कर दिया, उसने रिलीज कर दिया और वापस से वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया। मतलब नो एनर्जी चेंज टेक प्लेस, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, इट नलिफाइज। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आइए बात करते हैं पानी को गैस में कन्वर्ट करने में। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बॉयल होना चालू होता है और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना चालू होता है ना। अब वही 100 डिग्री सेल्सियस को आपने रिमूव कर दिया तो क्या होगा, जो भाप था वो वापस से कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, फिर से वही वाली बात कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फिजिकल चेंज रिलीजेज वंस रिवर्स्ड। तो ये वाली बात होती है फिजिकल चेंज की। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और अब आगे। डिजॉल्विंग सोडियम क्लोराइड और शुगर इन वाटर। नमक को पानी में या चीनी को पानी में डिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि अब आपको लगेगा कि ये टेम्प्रोरी कैसे है, ये रिवर्सिबल कैसे है। हाँ बच्चों, ये रिवर्सिबल है। कैसे कि अगर नमक को आपने पानी में डिजॉल्व किया था, पानी, नमक में से अगर आप पानी को इवापोरेट कर देंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, वापस से पानी आप उसमें नमक रह जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, शुगर भी क्रिस्टल फॉर्म में रह जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ सल्फर। सल्फर अलग अलग टेम्परेचर पे हीट होता है ना, और अलग अलग स्टेट में जाता है। फिर उसके बाद आपने उसके टेम्परेचर को फिर से रिमूव करना चालू किया, मतलब उसको ठंडा करना चालू किया, वापस से क्या हो जाएगा, सल्फर जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में से अगर गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग अ लिक्विड स्टेट, ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए अगर वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आयोडीन जो है क्रिस्टल होता है इसका, बहुत अच्छा चमकीला पर्पल सा क्रिस्टल होता है इसका। अगर वो वापस से उसको सब्लिमेशन किया आपने अगर, तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है क्या, गैसियस स्टेट में। और फिर उसके बाद वहाँ जा कर के जब जैसे ही वो ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, हमने तो गर्म किया था तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर जाएगा, टेम्परेचर ठंडा होगा, वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाएगा और जो भी आपने कवर करके रखा है कंटेनर को, उस कंटेनर के पे आके डिपॉजिट हो जाएगा वो, है ना। तो सब्लिमेशन का उल्टा क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन का उल्टा बोला जाता है डिपॉजिशन, इसको बोलते हैं हम डिपॉजिशन। सब्लिमेशन का उल्टा इज डिपॉजिशन, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। तो आइए आगे बात करते हैं। मैग्नेटाइजिंग ऑफ आयरन। आयरन का मैग्नेटाइजेशन इज टेम्प्रोरी। अगर आपने उस पर से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हटा दिए तो आयरन आपका वापस से नॉर्मल आयरन बन जाएगा, मैग्नेटिक आयरन नहीं बनेगा। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो होना इज अगेन अ फिजिकल चेंज। क्यों कि आपने इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी पास किया, बल्ब जल गया, स्विच ऑफ करके इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दिया, बल्ब बंद हो गया। टेम्प्रोरी है, रिवर्सिबल है ना। इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जितनी एनर्जी दी थी उतनी एनर्जी रिलीज हो गई, बस वो रिवर्सिबल हो गया प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। अच्छा ये बताइए ड्यू क्या होता है। ड्यू का मतलब होता है बच्चों ओस। ओस की बूंदें जो ठंड के मौसम में जनरली आपको दिखेंगी घास पे, ओस की बूंदें जो गिरी रहती हैं, है ना। वो ओस जो होता है वो कैसा होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ ड्यू जो हम बात करते हैं वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इन्वायरमेंट में जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो जो भी गैस के फॉर्म में जो पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स जो गैसियस स्टेट में एयर के साथ होते हैं,
वो गैशियस पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के, वो क्या होते हैं, वो कंडेंस होने लग जाते हैं, कंडेंस होके वो लिक्विफाई हो जाते हैं, और लिक्विफाई करके वो घास पे आपको दिखते हैं बहुत छोटे छोटे बूंदों की तरह, है ना। तो उसी को हम ड्यू बोलते हैं, ओस बोलते हैं। जब सुबह में जैसे धूप निकलेगी, वापस से वो इवापोरेट हो जाते हैं पानी, है ना। तो इस तरह से इसको ड्यू बोलते हैं, और ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, इसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ डिजॉल्विंग वाली बात में, कि आपने पानी में डिजॉल्व किया तो वो एक फिजिकल चेंज है, आपने पानी इवापोरेट कर दिया तो वो वापस से क्रिस्टलाइज हो गया, तो उसी का उल्टा प्रोसेस कह लीजिए। डिपोजिशन का उल्टा प्रोसेस, सॉरी डिजोल्यूशन का उल्टा प्रोसेस हो गया क्रिस्टलाइजेशन। इवापोरेशन, इवापोरेशन तो बात समझ में आई गई होगी आपको, पानी को आपने इवापोरेट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया, वो गैस को कंडेंस कर दिया तो वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो गया। तो इवापोरेशन का उल्टा क्या हो गया, कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन इज इवापोरेशन का उल्टा, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को ब्रेक करना, कांच का टूटना। देखो अब कांच के टूटने में बहुत बच्चों को लगता है कि मैडम ये फिजिकल चेंज क्यों है, ये केमिकल चेंज क्यों नहीं है। बेटा फिजिकल चेंज वो इसलिए है क्योंकि ठीक है, ये बात सही है कि उसने अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं किया, एक बार कांच टूट गया तो टूट गया, बिखर गया, है ना, मगर फिर भी रहा तो वो कांच ही बेटा, वो कोई दूसरे सब्सटेंस में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ वहां पे, रहा तो फिर भी वो कांच, ठीक है, उसका साइज और शेप चेंज हो गया, बट स्टिल इट इज अ ग्लास, इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म इन एनी अदर न्यू स्टेट, ठीक है, कोई नया स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, नीदर इट इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, कुछ नहीं हुआ ऐसा, इसलिए ये क्या है, एक ये आपका फिजिकल चेंज। बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब इज सिंपल, इट्स खाली आपने साइज या शेप चेंज कर दिया, है ना। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, वही वाली बात जो आइस की बात अभी हमने की थी कुछ देर पहले, कि आइस को आपने मेल्ट करके पानी में कन्वर्ट किया, पानी को वापस से फ्रीजर में डाल दिया, आइस में कन्वर्ट हो गया, टेम्प्रोरी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, जैसे आयोडीन के सब्लिमेशन की बात की थी, वैसे ही कैम्फर भी एक सब्लिमेशन प्रोसेस है ना। वो भी जब आप उसको ये करोगे, गर्म करोगे, वो भाप बन करके उड़ जाएगा, और अगर आपने उसके ऊपर कुछ कंटेनर डाल दिया, कवर कर दिया, तो वो सारे सॉलिडिफाई होकर के आपको ऊपर में डिपॉजिट हुए दिखेंगे वहाँ पे। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स का ड्राई होना भी क्या है, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है ना। इसमें इवापोरेशन हो जाता है, पानी इवापोरेट करके निकल जाता है उसमें से, तो इसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हो गए आपके। आज के वीडियो में मैं आपको खाली फिजिकल चेंज के बारे में बता रही हूँ, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। अगले वीडियो में मैं आपको केमिकल चेंज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल बताऊंगी, और उसके साथ फिर मैं आपको आगे इसके कुछ आपको मैं और भी एग्जाम्पल्स करा दूंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगी, जिससे कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको बहुत सारे एक्सरसाइज करने को मिल जाएंगे इसके ऊपर में, ताकि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम्पल आता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो को हम यहाँ पे एंड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका जो बेल बटन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा जो अनदर वीडियो आने वाला है इस टॉपिक के ऊपर में, उसके बारे में आपको पता पड़ सके, ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट में जाने से पहले एक और बात कहूँगी कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैडम CDS के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बेटा एक बात ध्यान में रखो कि जो फिजिकल जैसे कि हम जो बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो टॉपिक्स की बात की, जैसे फिजिकल चेंज, ये सारे टॉपिक्स आपको CDS में भी मिलेंगे, ठीक है। NDA का सिलेबस जो होता है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। CDS का सिलेबस जो होता है वो थोड़ा सा ये होता है, मतलब कि थोड़ा कम होता है। NDA में आपको 18-19 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, CDS में आपको कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। आप NDA की प्रिपरेशन कीजिए, CDS की अपने आप हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास, आज के टॉपिक को, आज के वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। जय हिंद। अब मिलते हैं हम नए वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।